आइए देखिए, हमने आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो पिछली क्लास इसकी पढ़ी हमने, आप बिहार स्पेशल जब पढ़ रहे थे तो पिछली क्लास में आपने देखा हमने आपको पूरा मौर्य काल बताया। जब मैंने आपको टोटल मौर्य काल बताया तब मैंने आपको उस संदर्भ में मौर्य काल में बता रखा था कि वास्तव में कौन कौन से शासक हैं। आपने देखा था जिसमें से 3 प्रमुख शासक थे। 3 प्रमुख शासकों में हमने आपको बता रखा था, एक चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद बिंदुसार था, और बिंदुसार के बाद आपने अशोक देखा था। उसके बाद हमने कुछ अन्य शासक बताए थे जो अशोक के पुत्र वगैरह थे, पुत्र और पौत्र थे, जो कि योग्य नहीं थे। सबसे अंतिम शासक आपने देख रखा था, आप जिसे बृहद्रथ कहते हैं, या शत्रधनुष उसी का नाम कल की क्लास में बताया होगा। कहा जाता है वो जो आपका बृहद्रथ होता है, उसी बृहद्रथ की हत्या कौन कर देता है? उसी बृहद्रथ की हत्या कहा जाता है, आपको देखने को मिलता है कि वास्तव में पुष्यमित्र शुंग कर देता है। जब पुष्यमित्र शुंग कहा जाता है कि जो बृहद्रथ होता है उस बृहद्रथ की हत्या कर देता है, तो बृहद्रथ की हत्या के फलस्वरूप कल की क्लास में बताया था, बृहद्रथ की हत्या कहा जाता है कि वास्तव में पुष्यमित्र शुंग कर देता है। और जब पुष्यमित्र शुंग करेगा तो वास्तव में एक अलग वंश की स्थापना होती है। जिस वंश की स्थापना होती है हम आप उसी वंश को क्या कहते हैं? हम आप उसी वंश को शुंग वंश कहते हैं। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में, यानी अब मौर्य काल खत्म होकर एक नए काल का आरंभ होता है। जिस नए काल का आरंभ होता है हम आप उसी को क्या कहते हैं? मौर्योत्तर काल। हम आप किस क्या कहते हैं? मौर्योत्तर काल। आपसे एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाए क्या मौर्योत्तर काल का जो जानकारी है या मौर्योत्तर काल का जो शासन चला उस मौर्योत्तर काल से संबंधित क्या बिहार में किसी प्रकार की कोई जानकारी मिलती है? तो वास्तव में आपको मौर्योत्तर काल भी आपके बिहार से ही संबंधित है। ऐसा नहीं है कि वास्तव में कुछ अलग आ जाएगा, क्योंकि वही अभी पाटलिपुत्र ही राजधानी चल रही है। अभी तक आप उस काल में पूरा का पूरा मौर्य काल देखा तो पूरी राजधानी ही पाटलिपुत्र चल रही थी। अब वास्तव में आप देखेंगे कि ये परिस्थितियां किस तरीके से परिवर्तित होती है। कहा जाता है जब बृहद्रथ की हत्या कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग कर देता है, तो एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम होता है वास्तव में शुंग राजवंश। इसका मतलब पूछा आता है शुंग राजवंश का संस्थापक कौन होता है? आप बताएंगे संस्थापक होता है पुष्यमित्र शुंग। यानी कह सकते हैं कि वास्तव में शुंग वंश का प्रथम शासक कौन होगा? शुंग वंश का प्रथम शासक होता है पुष्यमित्र शुंग। यानी आज से पूछा जाएगा संस्थापक कौन है? संस्थापक होता है पुष्यमित्र शुंग। अब देखिए इसमें शासकों की बात करते हैं तो एक पुष्यमित्र शुंग होता है, दूसरा शासक जो पुष्यमित्र शुंग का कहा जाता है उत्तराधिकारी आता है वो अग्निमित्र आता है। अग्निमित्र के बाद आपका वसुमित्र आएगा, वसुमित्र के बाद आपका वज्रमित्र आएगा, आपको यही भागभद्र आएगा और देवभूति आएगा। आपको कुछ भी नहीं याद करना है, 2 चीज आप याद रखिए, यानी कौन सा? एक तो वास्तव में उसका प्रथम शासक कौन था और दूसरा याद रखेंगे अंतिम शासक कौन था। मैंने आपको बताया कि वास्तव में प्रथम शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। जबकि अंतिम शासक की बात करते हैं तो आपने देखा अंतिम शासक कौन है? देवभूति है। हमने आपको बताया ये प्रथम शासक कब आता है? या मौर्य काल के बृहद्रथ की हत्या करके कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करता है। जबकि जो अंतिम शासक होता है देवभूति, इसी देवभूति की हत्या कौन कर देगा? एक वासुदेव नामक व्यक्ति कर देगा और जाकर एक अलग वंश की स्थापना होती है बाद में, कर्ण वंश की। आपको कुछ नहीं याद करना है, बस इतनी बातें याद करनी है कि वास्तव में प्रथम कौन था और अंतिम कौन था। ये प्रथम जब आया तो किसकी हत्या करके आया, और ये अंतिम खत्म हुआ तो अंतिम की हत्या किसने कर दी। इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। उम्मीद करते हैं आपको याद हो चुका होगा। यानी प्रथम कौन है? पुष्यमित्र शुंग। अंतिम कौन है? आपका देवभूति। देवभूति की हत्या कौन कर देगा? वासुदेव। बाद में जाकर किस वंश की स्थापना होगी? कर्ण वंश की। अब आइए, अब हम आप बात करते हैं जो पुष्यमित्र शुंग आता है वास्तव में वह क्यों हत्या करता है और ऐसा वो क्या चाहता है, क्या परिवर्तन चाहता है। मौर्यकालीन निर्माण जो हुआ वास्तव में उसमें वो क्या परिवर्तन चाहता है, अपनी राजधानी को किस तरीके से बनाता है, किस कारणवश कहा जाता है, किस उद्देश्य वह शासक बनने की भूमिका में आया। कहा जाता है जब पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं तो उसका टाइम पीरियड, हमने आपको देवभूति का टाइम पीरियड लास्ट में बताया था कि वास्तव में वह 185-87 तक नियर अबाउट रहा, 85 से 86 तक। तब आपको देखने को मिलता है पुष्यमित्र शुंग का टाइम पीरियड क्या मिलता है? पुष्यमित्र शुंग का टाइम पीरियड 185 से लेकर 185 BC से लेकर 149 AD तक मिलता है। ध्यान रखिएगा, 185 BC से लेकर 149 AD तक मिलता है। तब हमें आपको देखने को मिलेगा वास्तव में पूछा आता है कि जो पुष्यमित्र शुंग होता है या पुष्यमित्र शुंग अपनी राजधानी इसकी क्या होती है? आरंभ में पुष्यमित्र शुंग की राजधानी क्या होती है? पाटलिपुत्र होती है। यह पाटलिपुत्र को राजधानी बदलकर क्या बना देता है? या पाटलिपुत्र की राजधानी बदलकर बाद में यह अपनी राजधानी बनाता है विदिशा। मैंने कहा पुष्यमित्र शुंग की प्राथमिक राजधानी जो होती है वो जो पाटलिपुत्र राजधानी थी उसी राजधानी को राजधानी बनाता है। बाद में कहा जाता है कि वो अपनी राजधानी बदलकर क्या बना लेता है? विदिशा। ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी क्या थी? आरंभ में पाटलिपुत्र थी, बाद में उसकी राजधानी क्या होती है? विदिशा होती है। नेक्स्ट बात आप देखें, यहाँ लिखा हुआ पूछा जाता है कि देखिए अभी मौर्य काल तक आपने देखा कि वास्तव में लोग बौद्ध समर्थक और जैन समर्थक थे, क्योंकि आपको मैंने पिछली क्लासों में बता रखा था कि वास्तव में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और उस उत्तर वैदिक काल में आपने देखा कि वास्तव में एक ब्राह्मणत्व का बहुत तेजी से वर्चस्व था। उसी समय एक तरफ महाजनपद बनते हैं, निर्मित होते हैं और उस महाजनपद में एक मगध महाजनपद का उत्कर्ष होता है और उसी तरफ एक तरीके से धार्मिक सुधार आंदोलन चलता है जिसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म कहा जाता है कि स्थान लेते हैं। तब हमने वो आप कह सकते हैं जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत तेजी से उदित हुआ और कहा जाता है कि सारी रूढ़ियों और बेड़ियों को तोड़ने की बात करता है, वो समाज सुधार की बात करता है।
उन सारे एक तरीके का धार्मिक आंदोलन करता है। तो हमें आपको क्या देखने को मिला, हर्यक वंश के बाद हर्यक वंश रहा हो, चाहे वो शिशुनाग वंश रहा हो, चाहे वो नंद वंश रहा हो, और आपको मौर्य वंश तक कौन मिलता है, सारे समर्थक जो मिलते हैं बौद्ध और जैन धर्म के मिलते हैं। अब कहा जाता है यहीं से एक फिर परिवर्तन आता है, वो बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन क्या होता है, वास्तव में आपसे प्रश्न भी ये पूछा जाता है कि ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण कब कहा जाता है, किसके काल में होता है, तब आप बताएंगे पुष्य सुंग जो होता है, वास्तव में जो वो अनुयायी होता है किसका होता है, वो वास्तव में भागवत धर्म का उदय करता है। फिर से भागवत धर्म का उदय करता है, वासुदेव विष्णु का वो उपासक होता है। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, तब हम आप बताते हैं कि वास्तव में जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्मों का पुनर्जागरण काल क्या कहलाता है, आपका पुष्य सुंग का ही टाइम पीरियड कहा जाता है, पुनर्जागरण काल कहलाता है। या ये नहीं पूछेगा तो आपसे पूछा जाता है वैदिक धर्मों का पुनर्जागरण काल कब कहलाता है, तब आप बताएंगे पुष्य सुंग का काल जो था वैदिक धर्मों का पुनर्जागरण काल कहलाया। यानी क्यों, क्योंकि इसके अभी तक क्या था, ये वास्तव में जो वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म को लोग कम स्थान दे रहे थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार चल रहा था। और आपने देखा भी कि अशोक कालीन ऐसा शासक होता है मौर्य वंश का, जिसने कहा जाता है अपने सभी अधिकारियों, सभी रज्जुकों और यहाँ तक कि उनकी अपनी संतानें स्वयं किस में लग गई थी, आपने देखा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गई थी। तब यहाँ कहा जाता है कि आपने देखा कि वैदिक धर्म का फिर से उदय होता है। आपसे पूछा जाता है कि हमें पुष्य सुंग के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। देखिए ये बहुत पूछा गया एग्जाम में, कई बार प्रश्न है, आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है। 2019 में ये डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है पीसीएस में, यूपी पीसीएस में ही पूछा गया प्रश्न था, ऐसा नहीं है कि बिहार पीसीएस में नहीं पूछेगा। आप देखिए पूछा गया है, ये 2 से 3 बार प्रश्न आ चुका है और मैचिंग करने के लिए भी आता है, सारे अभिलेख एक साथ दे देते हैं तब मैचिंग करने के लिए आता है। आपसे पूछा आता है पुष्य सुंग के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, जो पुष्य सुंग होता है उसके बारे में जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है। अब आपसे पूछा आता है जो अयोध्या अभिलेख है, उस अयोध्या अभिलेख में वो अयोध्या अभिलेख किससे संबंधित है। एक तो पुष्य सुंग के बारे में जानकारी मिलती है, ऑप्शन में देता है हमेशा धनदेव और अयोध्या अभिलेख का संबंध देता है, क्योंकि कहा जाता है कि वास्तव में जो राज्यपाल धनदेव था, राज्यपाल धनदेव अयोध्या अभिलेख से संबंधित है, इसीलिए धनदेव का नाम आप याद रखेंगे। कहा जाता है किस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि पुष्य सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। कहा जाता है हमें आपको जो जानकारी मिलती है वो कहा जाता है इसी अयोध्या अभिलेख से ही मिलती है कि पुष्य सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। या 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का मतलब ही यही था कि वास्तव में क्या था, ब्राह्मण और वैदिक धर्मों का बहुत तेजी से फिर से उदय होने लगा। और कहा जाता है कि वास्तव में इसका श्रेय किसे जाता है, यज्ञ कराया किसने था, माना जाता है पतंजलि जी ने कराया था। तब आपसे पूछा था ये पतंजलि कहाँ से संबंधित है, आप बताएंगे कि वास्तव में ये बिहार से संबंधित है। तब आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि वास्तव में कहाँ से संबंधित है, आप बताएंगे बिहार मगध के क्षेत्र से। आपसे पूछा जाता है कि इसने निर्माण क्या क्या किया। पुष्य सुंग की बात करते हैं तो निर्माण की बात करते हैं तो जो आपको मौर्यकालीन सांची स्तूप होता है, वास्तव में मौर्यकालीन सांची स्तूप किसका बना हुआ था, वह उसकी जो वेदिका थी उसकी वेदिका कहा जाता है काष्ठ की थी, यानी लकड़ी की थी। मौर्यकालीन जो कहा जाता है सांची के स्तूप थे, वहाँ 2 स्तूप होते हैं, वह दोनों स्तूप कहा जाता है कि वास्तव में काष्ठ की उसकी वेदिका बनी हुई थी। लेकिन कहा जाता है पुष्य सुंग आता है, पुष्य सुंग ने उस काष्ठ की वेदिका की जगह किसका परिवर्तन किया, वास्तव में उसने पाषाण वेदिका लगाया। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि वास्तव में कौन सा ऐसा काल होता है जिसमें काष्ठ वेदिका परिवर्तित करके पाषाण वेदिका बना दी जाती है। आप बताएंगे कि वास्तव में मौर्यकालीन वेदिका जो होती है वो काष्ठ वेदिका होती है, जबकि कहा जाता है सुंगकालीन जो वेदिका होती है पुष्य सुंग से कैसा बना दिया था, पाषाणकालीन बना दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, आपसे पूछा आता है कि अन्य किसका निर्माण करवाया, ये वास्तव में भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। जो भरहुत स्तूप आपको कहाँ मिलता है, आपका भरहुत स्तूप आपके सतना के समीप मिलता है। आपसे पूछा आता है, हम आपसे पूछा आता है कि वास्तव में जो पुष्य सुंग होता है इसके राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक थे। हम आप इसके राज्य विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात करेंगे। जो उत्तर में इसका राज्य विस्तार होगा, इसका उत्तर में राज्य विस्तार आपको कहाँ तक मिल जाता है, हिमालय तक। जबकि आप बात करते हैं दक्षिण में इसका राज्य विस्तार आपको बरार तक मिल जाता है। पूरब की बात करते हैं तो पूरब में इसका विस्तार मगध तक मिल जाता है, पश्चिम में आपको पंजाब में मिल जाता है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। ये स्थितियां ऐसी हैं भारत की। तो देखिए ये आपका कह सकते हैं उत्तर में हिमालय तक, ये आपका पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ ये पंजाब तक। इधर पूरब में आप देखते हैं आपको मगध तक, और पश्चिम में आपको कह सकते हैं ये दक्षिण में आप कह सकते हैं ये वास्तव में बरार तक। ये आपको मोटी मोटी बातें याद होनी चाहिए। तब मैंने आपको बताया राज्य विस्तार आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए बहुत विशेष तो कुछ विशेष नहीं करता, यही आपने देखा था निर्माण की यही 2 चीज़ें होती हैं। कहा जाता है कि जो पुष्य सुंग होता है इसी के काल में, यानी सुंग वंश जब चल रहा होता है इसी में कहा जाता है यवन आक्रमणकारी आ जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में यवन आक्रमण कब होगा, वास्तव में इसी काल में बहुत तेजी से यवन आक्रमण हो जाएंगे। तब आपसे पूछा जाता है पुष्य सुंग के काल में कौन सा यवन आक्रमणकारी आक्रमण करता है, तब आप बताएंगे डेमेट्रियस।
कौन आक्रमण करता है? डेमेट्रियस। आपसे पूछा जाएगा कि वास्तव में शुंग वंश संबंधित है किस आक्रमण से, तो वास्तव में आप शुंग वंश बताएंगे कि आपके यवन आक्रमण से संबंधित है। अब क्या होता है, इसके कई सारे उत्तराधिकारी आते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन आएगा, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी अग्निमित्र आता है। बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसी देखिए, ये जो अग्निमित्र का काल होता है, इसी अग्निमित्र के काल में कहा जाता है एक आक्रमण होते हैं। वो आक्रमण कौन सा होता है? यवन आक्रमण ही होता है। आक्रमण होता है अग्निमित्र के काल में, यह जानकारी हमें मिलती है मालविका अग्निमित्रम से। लेकिन आपसे पूछा जाता है इसको दबाने कौन गया था? इसको दबाने वसुमित्र गया था। आक्रमण किसके काल में होता है? अग्निमित्र के काल में, क्योंकि ये सारे इसके भाई हैं। वसुमित्र ये इसका यानी अग्निमित्र का भाई है, उसमें शुंग का ये सब पुत्र है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में कि क्या अग्निमित्र के काल में कोई यवन आक्रमण हुआ या नहीं, तो आप बताएंगे अग्निमित्र के काल में यवन आक्रमण हुए थे। अब आपसे दूसरी बात पूछा जाएगा। अब आइए वसुमित्र में, इतना बात बस ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में कहाँ से ये जानकारी मिलती है कि आपके अग्निमित्र के काल में अग्निमित्र के काल में आपका यवन आक्रमण हुआ था और उसको दबाने कहा जाता है कि आपका वज्रमित्र जाता है, वसुमित्र जाता है। तब आपसे पूछा, आप बताएंगे कालिदास की जो रचना है मालविका अग्निमित्रम, कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम से ये पता चलता है कि वास्तव में कि इसी अग्निमित्र के काल में एक आक्रमण हुआ था, जिस आक्रमण को कहा जाता है यवन आक्रमण करते हैं। और कहा जाता है कि वास्तव में यह आक्रमण अग्निमित्र के काल में हुआ था, परंतु इसको पराजित कौन किया? वास्तव में कहा जाता है सिंध के तट पर यवनों को पराजित किया वसुमित्र ने। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पूछा जाएगा मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना है। आप जानेंगे उसमें मालविका और अग्निमित्रम की प्रेम कथाओं की बात है। बाकी आपको ये सब बातें तो ज़्यादा समझ में आती हैं, तो वैसे भी समझ में आ जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, मालविका अग्निमित्रम किससे संबंधित है? मालविका और अग्निमित्र से संबंधित है। आप ध्यान रखिएगा, कालिदास की रचना है। अब आइए बात करते हैं वज्रमित्र की। वज्रमित्र के काल में भी बहुत कुछ नहीं होता है और नेक्स्ट शासक आता है भागभद्र। कहा जाता है भागभद्र के काल में जो विदिशा, इसी में कहा जाता है विदिशा स्थित दरबार में हिंद शासक जो हिंद का शासक एंटियालकिड्स होता है। एंटियालकिड्स ने कहा जाता है जो हेलियोडोरस नामक शासक होता है। एंटियालकिड्स ने कहा जाता है जो हेलियोडोरस नामक शासक होता है, यानी शासक क्या है, राजदूत होता है। हेलियोडोरस नामक राजदूत को कहा जाता है विदिशा स्थित दरबार में भेजता है। जब हेलियोडोरस नामक राजदूत को विदिशा स्थित दरबार में भेजता है, चूंकि आप जानते हैं विदिशा क्या है, विदिशा मौर्योत्तरकालीन राजधानी है, यानी शुंग वंश की राजधानी है। जब विदिशा इस दरबार में भेजता है तो वास्तव में आपके संपर्क में, आप जैसे हैं आपके संपर्क में कोई आएगा तो आप उसे इतर नहीं बनाना चाहेंगे, अपने जैसा ही बनाना चाहेंगे। अब क्या था, हमें आपको देखने को मिल रहा है कि पूरा का पूरा मौर्योत्तरकालीन साम्राज्य, या कह सकते हैं पूरा का पूरा शुंग राजवंश किससे संबंधित है? वास्तव में भागवत धर्म, यानी कह सकते हैं वैदिक धर्मों का यहाँ बहुत तेजी से उदय हो रहा है और प्रचार प्रसार हो रहा है। यानी कह सकते हैं ये जो आएगा राजदूत, यानी इस राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। एंटियालकिड्स हिंद यवन का शासक होता है, वह इस राजदूत को भेजा होता है और आकर कहा जाता है यहाँ किस धर्म को ग्रहण कर लेता है? वास्तव में इसने कहा जाता है भागवत धर्म को ग्रहण कर लिया। तब आपसे पूछा जाता है किस हिंद यवन ने भागवत धर्म को ग्रहण किया, किसके काल में? तब आप बताएंगे भागभद्र के काल में हेलियोडोरस नामक राजदूत ने कहा जाता है भागवत धर्म को ग्रहण किया। इस बात को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में किसकी स्थापना की जाती है? जो भागभद्र होता है विदिशा, यानी आपके विदिशा को ही बेसनगर कहा जाता है। आपके बेसनगर में कहा जाता है गरुड़ ध्वज की स्थापना की, और कहा जाता है गरुड़ ध्वज की स्थापना के साथ साथ उसने कहा जाता है भगवान विष्णु की पूजा की। बाकी आप जानते हैं भगवान विष्णु, वासुदेव, सारा एक ही व्यक्तित्व का नाम है जिसे आप परिचित हैं पहले से। नेक्स्ट बात आते हैं अंतिम शासक कौन आता है? अंतिम शासक आता है देवभूति। देखिए इसका अंतिम शासक होता है देवभूति, कुछ विशेष कार्य नहीं करता है। इसी देवभूति की हत्या कौन कर देता है? इसी देवभूति की हत्या कहा जाता है आपका कर देगा वासुदेव कण्व। कौन कर देता है? इसी देवभूति की हत्या कर देता है वासुदेव कण्व कर देता है। अब कहा जाता है एक अलग राजवंश की स्थापना होती है, हम आप कहते हैं उस राजवंश को कण्व राजवंश। क्या कहते हैं? कण्व राजवंश। तब याद रखिएगा, हमने कहा, आपने देखा मौर्योत्तरकालीन प्रक्रियाएं यानी साम्राज्य, उस मौर्योत्तर काल में आपने क्या देखा? शुंग राजवंश देखा। उस शुंग राजवंश का हमने कहा प्रथम शासक किसे बताया? आपका यानी कह सकते हैं संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और आपसे पूछा था पुष्यमित्र शुंग किसकी हत्या करके आया था? जो पुष्यमित्र शुंग होता है वो हत्या करके आता है बृहद्रथ, यानी मौर्य काल के शासक बृहद्रथ की हत्या करके आता है और कहा जाता है शुंग वंश की स्थापना करता है। चूंकि वह सेनापति की भूमिका में होता है इसलिए पूछा था उसको उपाधियाँ कौन सी दी गई थी? आपके कह सकते हैं पुष्यमित्र शुंग को सेनानी की उपाधि दी गई थी। ध्यान रखिएगा, सेनानी की उपाधि पूछा जाता है किसे दी गई थी? पुष्यमित्र शुंग को दी गई थी।
ये आपने देखा अंतिम शासक, मैंने अभी अभी जस्ट बताया कि वास्तव में कौन होता है। आपने देखा देवभूति, इसी देवभूति की हत्या कौन कर देता है, आपका कह सकते हैं वासुदेव कर देता है। और आप वासुदेव जब कड़ करेगा, चूंकि एक अलग राजवंश की स्थापना करेगा, जिस राजवंश को हम आप क्या कहेंगे, कण्व राजवंश, तो आपका काम होगा प्रथम और अंतिम शासक याद करके रखेंगे। बाकी विदिशा का इसमें कितना योगदान है, मगध का कितना योगदान है, चूंकि आपको बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो आपको विदिशा, मगध, कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ है, ये बात आपको बिल्कुल जानकारी होगी। मैप लेकर बैठेंगे तो आपको बिल्कुल जानकारी हो जाएगी। और बिना मैप के आप याद करेंगे हवा में तो कोई मतलब ही नहीं है, तब तो आप चीज़ों को ही नहीं जान पाएंगे। ठीक है, बाकी इसकी आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी।